तो स्वागत आप सभी का इस खास शो में। भारत की राजनीति की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बन चुकी बीजेपी के लिए आरएसएस की बड़ी अहमियत और कई जानकार आरएसएस को बीजेपी की रीढ़ तक मानते हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत की राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बीच का रिश्ते का विश्लेषण एक जटिल विषय रहा है और उसकी बड़ी वजह है दोनों पक्षों की ओर से वक्त वक्त पर एक दूसरे के काम में दखलंदाजी से इनकार करना। यह बात और है कि बीजेपी के कई बड़े फैसलों में संघ का सीधा दखल दिखता है, संघ की मौजूदगी भी दिखती है और इसी तरह बीजेपी संगठन में बड़े पदों पर संघ के लोगों की भरमार भी है और संघ के द्वार पर बीजेपी नेताओं के दौरे भी होते रहते हैं। लेकिन इस वक्त हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ घंटों बाद बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे खुद पीएम मोदी संघ के गढ़ नागपुर पहुंचने वाले हैं और इसके लिए नागपुर शहर में बड़ी तैयारी भी की गई है। नागपुर से मोदी का पुराना नाता भी है क्योंकि राजनीति से पहले वो आरएसएस प्रचारक ही रहे। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अब नागपुर के स्मृति मंदिर का दौरा करने वाले हैं। यहां आरएसएस का कार्यालय है और ट्रेनिंग सेंटर भी है। मोदी के इस दौरे के लिए न सिर्फ नागपुर शहर में गहमा गहमी है बल्कि राजनीति की दुनिया में भी अटकलों का बाजार गर्म है, कौतूहल से भी भरा है। इससे जुड़े राजनीतिक पहलू की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक झलक मोदी के नागपुर दौरे से जुड़े कार्यक्रम पर भी डालिए। 30 मार्च को हिंदू नववर्ष यानी कि गुड़ी पड़वा के दिन नागपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। सुबह सुबह करीब 9 बजे मोदी रेशम बाग में बने स्मृति मंदिर पहुंचेंगे। पीएम मोदी स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि देंगे। स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और गोलवरकर की समाधि है। यहां पीएम मोदी के साथ संघ का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। पीएम के साथ सीएम फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल होंगे। ये दोनों इसी शहर से आते हैं और इसके बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि पहुंचेंगे जहां वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। इसी जगह पर 1956 में अम्बेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। सुबह 10 बजे मदन नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखेंगे। मदन नेत्रालय 2014 में आरएसएस संस्थापक गोलवरकर की स्मृति में बनाया गया था, जो संघ के समाज सेवा की फिलॉसफी का प्रतीक भी है। और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे नागपुर में यूएबी के लिए बनी हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। सुनिए मोदी के कार्यक्रम को लेकर के तैयारी किस तरह की जा रही है। 30 तारीख को सुबह 9:30 बजे भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इस पवित्र दीक्षा भूमि पर 9:30 को आएंगे और 20 से 25 मिनट उनका यहाँ पे 15 से 20 मिनट उनका यहाँ पे कार्यक्रम दिया गया है। बाबा साहब का जो मध्यवर्ती स्तूप है उसके अंदर वो प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके बाबा साहब के अस्थि को वो पुष्प अर्पित कर एक प्रदर्शना करेंगे। उसी स्तूप में स्थित भगवान गौतम बुद्ध की मूर्त प्रतिमा को वो अगरबत्ती मेणबत्ती प्रज्वलित कर बुद्ध वंदना ग्रहण करेंगे। बुद्ध वंदना ग्रहण करने के बाद वो ध्यान के लिए बैठेंगे। उस ध्यान का आसन व्यवस्था भी हमने की है क्योंकि इसके पहले सन 2017 में जब वो आए थे उन्होंने यहाँ पे ध्यान किया था, वो भी व्यवस्था हमने करके रखी है। वो ध्यान करने के बाद वो इस दीक्षा भूमि के विजिटिंग बुक पे अपना अभिप्राय लिखेंगे। अभिप्राय लिखने के बाद तो बतौर प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर पहुंचने से बीजेपी के लोगों में गजब का उत्साह भी है। पार्टी ने मोदी के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की है। जिस 30 किलोमीटर के रास्ते से मोदी गुजरेंगे उस पर 47 चौराहों को सजाया गया है। हर चौराहे पर मोदी के स्वागत के लिए लोग खड़े होंगे। अपने लाडले पंतप्रधान को देखने के लिए नागपुर की जनता भी उत्साहित है। अभी हमारे जब माननीय मोदी जी जिस रूट से जाएंगे ऐसे हमने 45 चौक निकाले हैं। उस 45 चौकों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे, उनका अभिवादन करेंगे। लेकिन इसी महीने 17 मार्च को नागपुर के महल इलाके में हिंसा और दंगों को देखते हुए पीएम मोदी के लिए अभेद्य सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा संभालने वाली एसपीपी के तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा का फुल प्रूफ इंतजाम किया गया है। दौरे से पहले एसपीजी ने सभी कार्यक्रम स्थल की जांच की है। एसपीजी ने लोकल पुलिस प्रशासन से सिक्योरिटी सिस्टम की पूरी जानकारी भी ली है।
पीएम के रूट की बारीकी से जांच की गई है। पीएम के रूट पर करीब 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा एसआरपीएफ या स्टेट रिजर्व पुलिस की 5 टीमें भी तैनात रहेंगी। पीएम की सुरक्षा के बाहरी घेरे में 1500 से ज्यादा होमगार्ड मुस्तैद रहेंगे। दूसरे जिलों से करीब 150 सीनियर पुलिस ऑफिसर भी यहां बुलाए गए हैं। तो बड़ा सवाल फिर वही है जो सवाल उठ रहे हैं पीएम मोदी की इस यात्रा की, नागपुर यात्रा से, कि क्या दोनों संगठनों के बीच में रिश्ते पर भी को लेकर के भी इस यात्रा के दौरान बातें सामने आएंगी, या वजह वो भी है इस सब के पीछे। डॉक्टर विजय कुमार सिंह आरएसएस के विचारक मेरे साथ जुड़े हुए, संजीव बुनियाल साहब राजनीतिक विश्लेषक, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजीव बुनियाल जी, संघ और बीजेपी का रिश्ता क्या कहलाता है, यह सवाल हमेशा से बना रहा है। पिछले दिनों कई बातें भी इसको लेकर के सामने आती रही हैं, और अब पीएम की यह नागपुर यात्रा, तो क्या इन बातों और इस यात्रा के बीच में कोई लाइन भी खिंचती है? भाई अजय जी, ये रिश्ता बहुत साधारण सा है। अगर कोई पिता और पुत्र का रिश्ता पूछे क्या है, अगर कोई माता से उसकी बिटिया का रिश्ता पूछे क्या है, अगर कोई मातृभूमि से उसके सपूत का रिश्ता पूछे तो क्या है, और किसी वैज्ञानिक से पूछे कि विज्ञानशाला उसके लिए क्या है, किसी अधिवक्ता से पूछे कि न्यायालय उसके लिए क्या है, और किसी एंकर से पूछे कि उसके लिए एक स्टूडियो क्या है, तो ये जवाब बहुत गहरा है। और मुझे लगता है इसके लिए समय पर्याप्त चाहिए होगा, पर आपके दर्शकों को अगर नटशेल में बताऊं तो मैंने आपको उसका मर्म बताया बहुत ही, क्योंकि मैं संघ से कुछ बचपन से जुड़ा रहा, तो संघ के लिए नागपुर क्या हो सकता है एक साधारण मेरे जैसे समसेवक के लिए, और जो मंजे हुए समसेवक हैं जिनको निरंतर अपने जीवन को छोड़कर, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को छोड़कर एक प्रचारक के रूप में जो आ गए हैं, उनके लिए नागपुर क्या है, तो मुझे नहीं लगता, ये लगभग ऐसा है जैसा कि रसगुल्ला खाने के बाद अगर कोई पूछे रसगुल्ला कैसा लगता है, कोई बताएगा सफेद है, कोई बताएगा रसीला है, कोई बताएगा मुलायम है। तो जब तक रसगुल्ला खुद नहीं खा लेंगे ना अजय झा जी, तब तक ये नहीं पता लग पाएगा। इसीलिए संघ के नहीं संजीव जी, ये सवाल इसलिए, आपने बहुत अच्छी व्याख्या दी है, और खास करके मेरी समझ में बिल्कुल आ गया कि एक एंकर और स्टूडियो का क्या रिश्ता हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि मैं स्टूडियो से बिलोंग करता हूं, स्टूडियो ही मेरी जगह है, तो यही बात मोदी जी के लिए कही जा सकती है। लेकिन ये सवाल इसलिए क्योंकि जब ये भी बात आ जाती है पार्टी की तरफ से कि अब बीजेपी का संगठन संघ से बड़ा हो चला है, तो फिर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी, अगर पिता ने 4 पुत्रों को तैयार किया और पिता का एक पुत्र बहुत सशक्त हो जाए, तो अगर वो ये कहता है, उसका पिता भी कहता है और वो भी कहता है कि आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम स्वावलंबी हो चुके हैं, वैचारिक रूप से नहीं, वैचारिक रूप से लगातार हमें फर्टिलाइजर वहीं से मिलता है, खाद वहीं से मिलता है, चिंतन वहीं से मिलता है, दिशा वहीं से मिलती है, परंतु हम अपने कार्यकर्ताओं के नाते, अपने जहां तक कि हमारी इकोनॉमिक फोर्सेस है, इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी जो पकड़ है पूरी भारतवर्ष पर पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है जी, तो उसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय है। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो ऐसे में तो डॉक्टर विजय कुमार सिंह साहब, ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि संघ के मुख्यालय भी पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे मैं स्टूडियो में आए बिना खबर नहीं बता सकता, और क्यों ना आऊं स्टूडियो में, क्योंकि यही मेरी जगह है, यहीं से मैं आपसे मुखातिब होता हूं, पूरे अपने दर्शकों से मुखातिब होता है। तो ये मोदी जी भी यही करेंगे फिर तो नागपुर में। हमें लगता है कि जैसा संजीव जी ने अभी कहा कि हम लोग व्याख्याएं अपने ज्ञान और अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी स्वयंसेवक हैं, इसलिए हम अपेक्षा करेंगे कि नागपुर संघ मुख्यालय उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये हम अपेक्षा करेंगे कि जितनी वो चिंता और जितनी निष्ठा उनकी नागपुर के संघ कार्यालय से, मुख्य कार्यालय से है, उतना ही देश के हर भूमि, हर टुकड़े से उनकी है।
लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता तो सबसे नागपुर परे जा होता रहे है। हैं। उस रिश्ते को तो के बीच में कोई नहीं आ सकता और ना उसे दूर किया जा सकता। वो रिश्ता पब्लिक का रिश्ता, दिखाने का रिश्ता। अब जैसे अभी संजीव जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि क्या बेटे को बार बार बाप को बताना पड़ेगा कि हमारे आपके क्या हैं, या बाप को बेटे को बताना पड़ेगा। और शिक्षा जो हमको मिल चुकी है, उस शिक्षा से ही समाज में हम सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम कुछ नहीं है सिवाय व्यक्ति निर्माण के, और व्यक्ति का निर्माण हो जाने के बाद ही आज वो विभिन्न पदों पे बैठ के अपने अपने काम को हर स्वयंसेवक कर रहा है, जो जहां है जैसे है। ठीक तो है। उस अगर काम को अपने तन्मयता से कर रहा है और उसमें संघ के द्वारा दिए गए गुण परिलक्षित हो रहे हैं, तो और किसी को क्या चाहिए। बेशक, और बेशक। क्या एक पिता को और क्या चाहिए कि पुत्र अगर उसके दिखाए रास्ते पर चले और उसके आदर्शों को आगे बढ़ाए। लेकिन क्या यह पूरी तरह से हो रहा है? क्योंकि पिता की फटकार भी सामने आती रही है। तो संघ के शहर में मोदी जी जा रहे हैं तो नजरें सबकी यहां पर टिकी हुई है। कुछ ही घंटों में यह होने वाला है। पीएम मोदी लंबे वक्त तक आरएसएस के प्रचारक के तौर पर उन्होंने काम किया। 24 सालों से संवैधानिक पद पर हैं। 1972 में मोदी प्रचारक बने और 1987 में वो बीजेपी का भी हिस्सा बन गए और फिर अचानक साल 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। पीएम मोदी का नागपुर का दौरा बेहद खास है क्योंकि बतौर प्रचारक उन्होंने 15 साल काम किया और फिर राजनीति में आए। हाल ही में एक पॉडकास्टर के साथ इंटरव्यू में भी मोदी ने संघ से मिली शिक्षा और समझ का जिक्र किया था। सुनते चलिए। बचपन में कुछ न कुछ करते रहना ये स्वभाव था मेरा। मुझे याद है मेरे यहाँ एक माकोसी, मुझे नाम बड़ा याद नहीं, वो सेवा दल के शायद हुआ करते थे। तो हमारे गांव में आते थे तो अलग अलग जगह पे उनके कार्यक्रम होते थे। तो मैं पागल की तरह बस उनको सुनने चला जाता था। रात रात भर उनके देशभक्ति के गाने सुनता था। मुझे मजा आता था। क्यों आता था वो पता नहीं है। वैसे ही मेरे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चलती थी। शाखा में तो खेलकूद होता, लेकिन देशभक्ति के गीत होते थे। वो मन को जरा बड़ा मजा आता था, एक मन को छूता था, अच्छा लगता था। तो ऐसे ही करके हम संघ में आ गए। तो संघ के एक संस्कार तो मिले कि भाई कुछ भी सोचो करो। अगर वो पढ़ते हो तो भी सोचो कि मैं इतना पढ़ूं मैं देश के काम आऊं। अगर व्यायाम करता हूं मैं ऐसा व्यायाम करो कि मेरा शरीर भी देश को काम आए। ये संघ के लोग सिखाते रहते हैं। अब संघ एक बहुत बड़ा संगठन है। शायद अब उसके 100 साल हो रहे, ये 100वां वर्ष है। और दुनिया में इतना बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहीं होगा ऐसा मैंने तो नहीं सुना है। जी हां, तो संघ का ये सपूत यानी कि नरेंद्र मोदी 12 साल बाद नागपुर के स्मृति मंदिर पहुंच रहे हैं। और इससे पहले 16 सितंबर 2012 को नरेंद्र मोदी स्मृति मंदिर आए थे तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक के सुदर्शन के अंतिम दर्शन के लिए आए थे। के लिए उस चीज का महत्व उनको पता है क्या है। लेकिन ये भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए कुछ दिक्कतें होती है, कुछ प्रोटोकॉल होता है जिसके वजह से जाना उचित नहीं समझते। लेकिन जब वो गुजरात की लास्ट मुझे जो याद है, गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे और सुदर्शन जी की डेथ हो गई थी और उनको ऋषिमबाग के उसमें रखा गया था, तो श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए नरेंद्र मोदी उस वक्त जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे आए थे। नहीं क्या है, ये सब लोग आज भले ही बड़े बड़े पद पे हो, लेकिन जब वो पहले प्रचारक के रूप में यहाँ रहते थे, कार्यालय में रहते थे, तो उनका बर्ताव जैसे सामान्य स्वयंसेवक होता है उस जैसा होता था। ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि ये आगे चल के इतने बड़े होने वाले हैं ये। और फिर जब गए तब पता चलता है कि वो कई क्षण इनके साथ कार्यालय में लोगों ने बिताए हैं, गप्पे मारे हैं, चर्चाएं की है। तो पीएम मोदी के नागपुर पहुंचने की खबर आते ही इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या प्रधानमंत्री संघ के मुख्यालय भी जाएंगे। हालांकि यह साफ नहीं है
लेकिन ये जानकारी भी है कि नेत्रालय के आधारशिला के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और सर संचालक मोहन भागवत मंच साझा करेंगे। लेकिन फिर भी मोदी के इस नागपुर दौरे की बड़ी अहमियत है, क्योंकि बीते कुछ महीनों में आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद की भी कई खबरें आईं। खासकर लोकसभा चुनाव के पहले तो दोनों के रिश्तों में तालमेल पूरी तरह से बिगड़ा दिखा। आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें आई, लेकिन अब मोदी का आरएसएस के गढ़ नागपुर और संस्थापकों की समाधि स्थल पर जाना रिश्तों के लिए अच्छे संकेत है, और ये संघ और बीजेपी के बीच एकता का संदेश भी दे सकता है। और इस लिहाज से यह विपक्ष के लिए भी एक संदेश हो सकता है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद की खबर पूरी तरह गलत है। लेकिन अब समझिए कि मतभेद वाली आग का धुआं कहां से उठा। इसकी शुरुआत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से दी गई एक नसीहत से हुई, जब दिसंबर 2024 में भागवत के एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी। कहा गया कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, लेकिन ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये मोहन भागवत जी के वाक्य हैं। इसके पहले ही जून 2024 में भागवत ने ये भी कह चुके थे भागवत कि हर मस्जिद में शिवलिंग खोजने और हर दिन एक नया विवाद शुरू करने की जरूरत नहीं है। अब यह कोई छिपी बात नहीं है कि बीजेपी की चुनावी सफलताओं के पीछे जमीनी स्तर पर काम कर रही आरएसएस की मशीनरी का बड़ा हाथ रहता है। लेकिन भागवत की ओर से दिए गए बयान के बाद 2024 में ही जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था, उससे माहौल और खराब हुए। इसमें बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा के बीजेपी के सक्षम होने और उसे आरएसएस की जरूरत न होने की बात तक कह दी। नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संघ ने इस मामले को एक पारिवारिक मामला बताया था और कहा था कि संघ ऐसे मुद्दों पर सार्वजनिक मंचों पर चर्चा नहीं करता। लेकिन दोनों संगठनों के बीच रिश्ते बिगड़ने की चर्चा ने इससे जोर पकड़ी। लेकिन फिर इन्हीं बयानों पर गरमाई चर्चा के बीच लोकसभा का चुनाव भी आ गया, जिसमें बीजेपी ने खूब जोर लगाया। नीतीश और नायडू जैसे साथियों को भी जोर कर रखा, जिसके बूते नड्डा समेत पूरी पार्टी ने 400 पार का नारा दिया। पर 4 जून को जब नतीजे आए तो सीटें 300 पार या कहें 250 के भी पार नहीं जा सके। और माना जाता है कि 24 के चुनाव से पहले जो बीजेपी संघ के दखलंदाजी देने पर विचार कर रहा था, वो 240 सीटों पर सिमटने के बाद शायद समझ गया कि संघ के बिना काम नहीं चलने वाला, जिसके बाद दोनों के बीच एक बार फिर समन्वय बनाने पर काम हुआ। तो चूंकि संघ और बीजेपी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लिहाजा मतभेदों को दूर करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगले चुनाव में दोनों ने जब फिर से मिलकर काम किया तो नतीजे भी सकारात्मक नजर आए। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली तक में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। और अब जब खुद पीएम मोदी नागपुर पहुंचने वाले हैं तो विरोधियों को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि बीजेपी को समझ आ गया होगा कि आरएसएस की वजह से वो चुनाव जीतती है। पंतप्रधान झाल्यानंतर 12 वर्ष किंवा 11 वर्ष पंतप्रधान कधी संघ मुख्यालयात आले नाही, आत्ता येत आहेत। म्हणजे त्यांच्या मागे, विजयामागे नरेंद्र मोदींचा करिश्मा नसून संघाचा करिश्मा आहे। कदाचित नरेंद्र मोदी साहेबांना पटलं असावं, म्हणून यावेळेस ते संघाच्या मुख्यालयात जात असावे। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, आरएसएस विचारक, और संजीव मुनियाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक और संघ से जुड़े हुए मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, तो जो सवाल जो अगर आते हैं तो उसके पीछे कुछ आधार, कहते बिना आग के धुआं नहीं उठता, और हमने बताया अभी कि क्या क्या कब कब बातें सामने आती रही थी। इस सब के बीच अब जब पीएम जा रहे हैं तो वो तल्खियां खत्म होंगी। अजय, पहले भी कभी कहीं कुछ कमी नहीं रही, पर रिपोर्ट सुन के भी कई बार अच्छा लगता है कि जब संघ की बात टीवी पर इतने बड़े एंकर लगातार बोलते हैं और लगता है कि समझने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि रसगुल्ला तो वास्तव में आपने खाया नहीं, सुना है सिर्फ। किसी ने बताया रसीला है, किसी ने बताया मुलायम है। तो संघ के मुझे लगता है प्रत्यक्ष दर्शन जरूर करने चाहिए अजय झा जी, सबको, जो भी आपके दर्शक सुन रहे हैं। एक बार संघ की शाखा में किसी प्रकल्प दर्शन साक्षात जरूर करें और समझ पाएंगे। दूसरी बात और मैं करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल 1889 को आद्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, शायद जहां कवर नहीं हो पाया, कि 1 अप्रैल को उनका जन्म दिवस है। आद्य सरसंघ चालक जी का वो जन्म लिया था उन्होंने आंध्र प्रदेश में, और फिर वहां तपेदिक फैली थी तो पूरा परिवार बॉर्डर से
जो है वो नागपुर शिफ्ट हो गया था। तो ये बात एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट, संघ की व्यक्तिनिष्ठ ना होकर सिर्फ तत्वनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ और भूमिनिष्ठ होने का एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रमाण है कि ऐसे सरसंघ चालक, आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने अपने आप को तपा के एक वट वृक्ष तैयार कर दिया जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर क्या, चीफ मिनिस्टर्स क्या और किसी भी तरह के कैबिनेट मिनिस्टर की एक तांता लग गया। उस वट वृक्ष को बोने वाले उस बीज रूपी डॉक्टर हेडगेवार का जन्मदिन होता है, पर हमेशा लगातार एक ही प्रणाम होता है पूरी शाखा में, पूरे वर्ष हजारों शाखाओं में, लाखों शाखाओं में, और वो ध्वज को प्रणाम होता है, तत्व को होता है, परंतु वर्ष में एक बार सिर्फ आद्य सरसंघ चालक प्रणाम होता है, वो भी ध्वज लगने से पहले 1 मिनट के लिए। जी जी तो जी 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 ऐसे आद्य सरसंघ चालक के जन्मदिन वाले दिन, एक दिन पहले, ध्वज प्रतिपदा वाले दिन, जी मुझे लगता है एक दिन पहले रात्रि में उनसे मिलने के लिए ये बहुत बड़ा कारण रहा होगा, एक नतमस्तक होने का उस भूमि के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा वट वृक्ष पैदा हुआ। ठीक है संजीव मुंडियाल साहब, बतौर पत्रकार और बतौर मेहमान मुझे संघ की शाखा में भी जाने का मौका मिला है, संघ मुख्यालय भी गया हूं और संघ के कई कार्यक्रमों में भी शिरकत किया है, और संघ की समझने की कोशिश लगातार रहती है, जो आप लोगों के जरिए करने की यहां भी कोशिश है। तो विजय जी, जल्दी से, समय अब कम बचा हुआ है, क्या माना जाए कि अगर कोई पिता पुत्र के बीच में भी कई बार तल्खियां आती हैं, दूर भी होती हैं, तो इसको मानने में क्या गुरेज है? देखें, ये तल्खियां की चर्चा हम लोग तो नहीं मानते, इसलिए कि वैचारिक मतभेद अगर कहीं है भी तो वो तल्खियां नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों में वैचारिक मतभेद को प्रमुखता दी गई है। विचारों में मतभेद प्रगति के लिए हमारे यहाँ हमेशा होता है और होता रहेगा, लेकिन मन भेद स्वयंसेवकों के बीच में कभी नहीं रहा जी और ना हम अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि कभी हो पाएगा। जी जब मन भेद हम स्वयंसेवकों के बीच में होता ही नहीं, तो फिर तल्खियों का और अन्य बातों का वहां कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी 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 संघ कार्यालय जाए नागपुर, हाँ। ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। बेशक, लेकिन स्वयंसेवक और संघ की शाखा जाए, स्वयंसेवक संघ विचार अनुसार कार्य करे, ये तो अपेक्षा रहती है, लेकिन कार्यालय आए ना आए ये हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों के बीच में, और जो रिश्ता बताया संजीव जी ने और विजय जी ने, एक संघ के कार्यकर्ता का और प्रचारक का और संघ का, और पीएम मोदी का और संघ का, तो इस सब के बीच में इसीलिए कौतूहल भी है, जिज्ञासा भी है, और नजरें भी सबकी टिकी हुई है कल की पीएम मोदी की नागपुर यात्रा पर। आप दोनों का इस समय बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी, संजीव जी, लाइव टाइम्स पर मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।